हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या इंडिया किसी ऐसे वॉर की तैयारी कर रहा है जो शायद कभी ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं होगा? क्या आने वाला दुश्मन टैंक लेकर बॉर्डर पर नहीं आएगा बल्कि लैपटॉप, एआई, ड्रोन्स और साइबर अटैक्स के जरिए हमला करेगा? और आखिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन नावी को इतनी बड़ी वार्निंग क्यों दी कि टाइम्स अहेड आर नॉट इजी? देखिए, ये कोई नॉर्मल स्पीच नहीं थी, ये सिर्फ नावी को मोटिवेट करने वाला इवेंट भी नहीं था, बल्कि ये आने वाले समय की एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग थी। एक ऐसा मैसेज जो सिर्फ इंडियन नावी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए था। नाउ इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये स्पीच हुई कहाँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम पहुंचे थे। वहां इंडियन नावी के ईस्टर्न नेवल कमांड में बरखना कार्यक्रम आयोजित किया गया था और अगले दिन कमीशन होने वाला था आईएनएस महेंद्रगिरी, इंडिया का 6th इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। लेकिन जहां सब लोग नई वर्शिप की बात कर रहे थे, वहीं राजनाथ सिंह ने अचानक फ्यूचर वार्स की बात शुरू कर दी और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उन्होंने साफ कहा, आने वाला समय आसान नहीं होगा। चैलेंजेस सिर्फ बढ़ेंगे नहीं बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब सवाल यह है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, आज की दुनिया बदल चुकी है। पहले युद्ध का मतलब होता था सीमा पर सेना, फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिसाइल्स। लेकिन अब वॉर की डेफिनेशन बदल रही है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राजनाथ सिंह ने कहा, कल का दुश्मन आज वाले दुश्मन जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सोचिए, अगर किसी देश की बिजली बंद हो जाए, इंटरनेट क्रैश हो जाए, बैंक्स हैक हो जाए, ऑयल सप्लाई रुक जाए, सैटेलाइट्स जैम हो जाए, तो क्या ऑफिशियली वार घोषणा करने की जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं। यही हाइब्रिड वॉर है। अब इसका मतलब क्या है? हाइब्रिड वॉरफेयर यानी एक साथ कई तरह के अटैक्स, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक प्रेशर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फेक न्यूज, ड्रोन अटैक्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कई बार सामने कोई देश भी नहीं होगा लेकिन नुकसान उतना ही बड़ा होगा जितना किसी ट्रेडिशनल वार में होता है। और यही बात डिफेंस मिनिस्टर समझाना चाहते थे। उन्होंने कहा, आज कई कॉन्फ्लिक्ट्स बिना वार घोषित किए ही लड़े जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ साल देखें तो दुनिया में यही पैटर्न दिखाई देता है। कमर्शियल शिप्स पर ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, पायरेसी, हाईजैकिंग, अंडरसी केबल्स को नुकसान, एनर्जी रूट्स पर खतरा। ये सब ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब सवाल ये है, इंडिया के लिए इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखिए, इंडिया की इकोनॉमी समुद्र से जुड़ी हुई है। 90% से ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम सी रूट्स के जरिए होता है। ऑयल, गैस, रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, सब कुछ समुद्र के रास्ते आता जाता है। अब सोचिए, अगर इंडियन ओशन में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाए तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? इंडिया पर। यही रीजन है कि राजनाथ सिंह ने इंडियन ओशन रीजन को इंडिया का कोर्टयार्ड कहा। यह शब्द बहुत पावरफुल है। कोर्टयार्ड यानी अपना आंगन। अरे अगर अपने आंगन में कोई और इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे तो चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, आज इंडियन ओशन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन शुरू हो चुकी है। कई देश इस पूरे इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जानते हैं कि इंडियन ओशन आज ग्लोबल पावर कंपटीशन का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। सोचिए, जिस समुद्र से दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सप्लाई गुजरती हो, जहां सबसे इंपोर्टेंट शिपिंग लेन्स हो, जहां ग्लोबल ट्रेड चलता हो, क्या वहां सुपर पावर्स इंटरेस्ट नहीं लेंगी? बिल्कुल लेंगी। और यही आने वाले समय की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडियन नावी का काम सिर्फ बॉर्डर प्रोटेक्ट करना नहीं रह गया, अब उससे सी लेन सुरक्षित रखने हैं, मर्चेंट शिप्स की रक्षा करनी है, एनर्जी सप्लाई बचानी है, अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रखना है, आइलैंड टेरिटोरीज की सुरक्षा करनी है और पूरे इंडियन ओशन में इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। यानी इंडियन नावी की रिस्पॉन्सिबिलिटी
पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। यही राजनाथ सिंह ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा प्रिपरेशन जितनी ज्यादा होगी वॉर में उतना कम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उनका एक लाइन बहुत पावरफुल था, द ग्रेटर द प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस द लेस द सैक्रिफाइस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पीस टाइम में जितनी मेहनत होगी वार टाइम में उतना कम नुकसान होगा। ट्रेनिंग, सिमुलेशन, टेक्नोलॉजी, कोऑर्डिनेशन और कंस्टेंट रेडीनेस, यही आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनाथ सिंह ने सिर्फ खतरे की बात नहीं की, उन्होंने उसका सलूशन भी बताया। और वो सलूशन है टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन आईएनएस महेंद्रगिरी आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कैसे ये वर्शिप सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इंडियाज फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सिंबल बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आने वाला युद्ध इतना अलग होने वाला है तो इंडिया उसकी तैयारी कैसे कर रहा है? देखिए, यहीं पर आती है आईएनएस महेंद्रगिरी की कहानी। ये सिर्फ एक नई वर्शिप नहीं है, ये एक मैसेज है, एक ऐसा मैसेज जो पूरी दुनिया को बताता है कि इंडिया अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता बल्कि हथियार बनाने वाला देश बन रहा है। और यही बहुत बड़ा बदलाव है। आईएनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी इंडिया की छठी इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट है। इससे भारत में ही माजागन डॉक शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है। इसमें बड़ी मात्रा में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब अगर भविष्य में किसी बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान दूसरे देश हथियार देना बंद कर दे, सप्लाई चेन्स टूट जाए, सैंक्शंस लग जाए, तो भी इंडिया पूरी तरह दूसरों पर निर्भर ना रहे। यानी सेल्फ रिलायंस अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुका है। देखिए, मॉडर्न वॉर सिर्फ आर्मी की ताकत से नहीं जीती जाती। आज सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस ड्रोन्स, एडवांस मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट नेटवर्क्स, डाटा इंटेलिजेंस। जो देश इन टेक्नोलॉजी में आगे होगा उससे बैटलफील्ड पर भी एडवांटेज मिलेगा। और शायद इसी रीजन से राजनाथ सिंह ने नावी से कहा, सिर्फ बहादुरी काफी नहीं है, नई टेक्नोलॉजी को समझो, सीखो, अडॉप्ट करो और उसमें मास्टर बनो। इसका मतलब है 21st सेंचुरी का सोल्जर सिर्फ राइफल चलाने वाला जवान नहीं होगा, उसे कंप्यूटर भी समझना होगा, एआई भी समझनी होगी। यानी फ्यूचर का वॉरियर फिजिकल भी होगा और टेक्नोलॉजिकल भी। लेकिन राजनाथ सिंह ने एक और ऐसी बात कही जिसे शायद सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, वेपन्स अलोन डू नॉट विन वॉर्स, हु विल देम दैट डू। ये लाइन बहुत गहरी है, क्योंकि हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, सबसे महंगे हथियार होने का मतलब हमेशा जीत नहीं होता। अगर लीडरशिप कमजोर हो, ट्रेनिंग कमजोर हो, कोऑर्डिनेशन खराब हो, तो सबसे आधुनिक हथियार भी बेकार साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ डिसिप्लिन, मोटिवेटेड फोर्सेस कई बार मुश्किल हालात में भी इतिहास बदल देती है। यानी टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन इंसान उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए, अगर राजनाथ सिंह ने नावी को इतनी स्पष्ट वार्निंग दी है तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि कल युद्ध होने वाला है, और ना ही इसका मतलब है कि इंडिया किसी कॉन्फ्लिक्ट की घोषणा कर रहा है। असल संदेश इससे कहीं बड़ा है। आज दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां कंपटीशन बढ़ रही है, ट्रस्ट कम हो रहा है, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और थ्रेट्स पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। यानी जो देश पहले से तैयारी करेगा वही भविष्य में सुरक्षित रहेगा। यही रीजन है कि इंडिया लगातार नावी मॉडर्नाइजेशन, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल सिस्टम वॉरशिप कंस्ट्रक्शन और एडवांस टेक्नोलॉजीज पर तेजी से निवेश कर रहा है।